दोस्तों, आज कहानी अड्डा में सुनते हैं शिवानी की बहुत ही सुंदर कहानी। शीर्षक है अपराधी कौन। अमला बार बार बाहर आती और अपने सजे बंगले की अनूठी सज्जा देखकर स्वयं ही मुग्ध हो जाती। रंगीन नीली मध्यम रोशनी के लट्टू पेड़ की हर पंक्ति पर जुगनू बने चमक रहे थे। सामियाने की रंगीन छां में कई सोफे और कुर्सियां मंडलाकार घेरे में रखवाते श्याम बिहारी एक साथ कई निर्देशन कर रहे थे। कुशल बैंड मास्टर की भांति हवा में दोनों हाथ उठा उठा कर गिरा रहे थे। को पति की हड़बौक देख हंसी आ गई। एक तो वैसे ही सामान्य सी घटना से उत्तेजित हो उठते हैं, पर आज उनकी पहली पुत्री का विवाह था। वो पति से कहीं अधिक मात्रा में आश्वस्त हो बारात की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिर घबराती भी क्यों? सभी कुछ तो दे रही है कनक को। फ्रिज, रेडियोग्राम, फिएट और फिर एक तगड़ा सा चेक। बीसियों भूखी शेरनी सी माताओं के मुख से वो अपने भावी जमाता का पुष्पग्रास लुहावने दहेज के बूते पर ही तो छीन पाई थी। उसकी कनक सांवली थी। इस युग में क्या जमाता भावी पत्नी का रंग देखता है? उसे तो अब भावी ससुर के ओहदे का ही रंग अधिक आकर्षित करता है। श्याम बिहारी अपने ओहदे के चोखे रंग से किसी भी सुपात्र को चुंबक की भांति खींच सकते थे। एक तो वे कमिश्नर थे, उस पर आईसीएस। हम आईसीएस अब रीवा के अलग सफ़ेद शेरों की भांति अपनी वंश की वृद्धि की क्षीण संभावनाओं के कारण अनमोल हो रहे हैं। ये प्रायः ही हंसकर अमला से कहते रहते। आज तो उन्हें बात करने की भी फुर्सत नहीं थी। सुबह से जनवासे का ही प्रबंधन देख रहे थे। नाव, तंबोली, धोबी सबके तंबू तन चुके थे। तीनों किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के से विभिन्न स्टॉल में खड़े अधिकारियों की ही तत्परता से मुस्कुराते खड़े थे। यह भी इस अनोखे युग का एक अनोखा रिवाज चल पड़ा है। आएंगे छैला बाराती बनकर, पर दर्जनों घड़े से निकाले गए सूट इस्त्री करवाने कन्या के पिता के यहाँ ही लाएंगे। जिसे देखो वही हजामत बनवाने बैठ जाएगा, चाहे घराती हो या बराती। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, इसी को तो कहते हैं। कहीं बारातियों के आने से पहले ही सब पान निगोड़े घर के मेहमान ही न चढ़ डालें। अमला मन ही मन भुनभुना रही थी। एक तो घर के ही मेहमानों ने 4 दिनों से उसका पटरा बैठा दिया था। 5 दर्जन तो बच्चे भिनभिना रहे थे। उस पर देवरानी, जिठानी, चचेरी, ममेरी, नन्नों के नखरे देखकर उसका खून खौल रहा था। इसी से भागकर वो बाहर आ गई। बरेली वाली मम्मिया सास को लहसुन प्याज की बदबू से दिल के दौरे पड़ने लगते हैं। उनका कमरा अलग करके उठी ही थी कि 2 चचेरी नन्नों के बच्चों को लेकर भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों सगी बहनें थीं, पर आज आमने सामने तनी रणचंडी सी बन बैठी थी। उन्हें छुड़ाकर अलग किया तो उसकी स्विस भाभी एक ही पेटीकोट और बिना बाहों का ब्लाउज पहने अर्धनग्न अवस्था में अर्दली चपरासियों के सामने उससे साड़ी पहनाने का अनुरोध करने लगी। पिछले माह उसका छोटा भाई विदेश से एक लंबी तगड़ी ब्याल आया था। क्या करती बेचारी अमला? भाई को बुलाती तो भाभी को कैसे छोड़ देती? उसकी ताड़ सी देह में साड़ी लपेटना, आकाश में चंदोवा टाकना था। साड़ी पहनाते ही वो चटपट बाहर निकल आई। बारात भी तो आती ही होगी। उसने घड़ी देखी, अभी देर थी, पर बारात के आने से अधिक चिंता उसे एक और व्यक्ति की आने की थी। फ्रांस प्रवासिनी ननद मीना, जो पूरे 20 वर्ष बाद मैके लौट रही थी। कभी ये ननद उसकी प्राण प्रिया सखी थी। वही उसे सिर आंखों पर बिठाकर इस गृह में लाई थी। उसकी सास ने तो दूसरी लड़की पसंद की थी। दिनों तक दोनों की मैत्री मोहल्ले भर की स्त्रियों के हृदय में विष खोलती थी। दोनों एक से कपड़े पहनती, हंसती, खिलखिलाती, एक दूसरे की बाहों में बाहें लिए घूमती। फिर जैसा प्रायः ऐसी प्रगाढ़ मैत्री का अंत होता है, वैसा ही हुआ। अचानक से दोनों में ऐसी ठनकी कि आंखों ही आंखों में नंगी तलवारें लपलपाने लगी। और 2 टूटे हृदयों की दरार मीना की विदा तक नहीं जुड़ी। झगड़े का सूत्रपात हुआ था आभूषणों को लेकर। मीना की विधवा माँ का पूरा गहना एक सामान्य सी पोटली में बंधा लकड़ी के बक्से में पड़ा रहता था। कई बार पुत्र के समझाने पर भी वे उसे बैंक में रखने को राजी नहीं हुई, तो खींचकर श्याम बिहारी ने कहना ही छोड़ दिया।
पर इधर उनका अधिकांश समय तीर्थ यात्रा में ही निकलने लगा और वे एक एक करके अपने आभूषण कभी बद्रीनाथ में चढ़ा आती, कभी रामेश्वरम में। एक दिन अमला और मीना ने मंत्रणा की, जैसे भी हो अम्मा के इस धार्मिक औदार्य के सैलाब को बांधना ही होगा। अम्मा जी, अब मीना की सगाई हो गई है, ऐसे अपने गहने मत लुटाइए। अमला ने एक दिन सास को टोक ही दिया। हाँ अम्मा, आज फैसला ही कर दो कि मुझे क्या दोगी और क्या भाभी को। मुंह लगी मीना ने दोनों बाहें अम्मा के गले में डाल दी। कहीं ऐसा ना हो कि कभी इसी करम जली पोटली के पीछे हम दोनों लड़ पड़े। अमला हो करके हंस उठी। तब तक दोनों ननद भाभी अटूट मैत्री के इस रस सागर में अकांत डूबी हुई थी। इसी से कलह की काल्पनिक संभावनाओं का प्रसंग भी हास्यप्रद लग उठा। ला मरी, निकाल ला पोटली, आज ही बांट बूट कर झगड़ा निपटा देती हूँ। अम्मा ने चाबी का गुच्छा हंसकर पटक दिया और मीना चटपट से पोटली निकाल लाई। ओह, कैसे भारी भारी गहने थे। टोक, मगर अनंत जयपुरी झूमर, रामपुरी मछलियाँ, चंद्रहार, बेसर और कुंदन की पहुंची। मीना के नाना सिविल सर्जन थे और अम्मा इकलौती पुत्री। इसी से नाना ने उन्हें गहनों से लाद दिया था। सबसे विलक्षण आभूषण था एक लंबी नीली मखमली डिबिया में बंद नागिन के आकार की लचकती करधनी। उसकी जालीदार नक्काशी पहले भी कई बार ननंद भाभी को झुमा चुकी थी। तब ईर्ष्या का सर्प फन फैलाकर दोनों में से एक को डसने के लिए नहीं आया था। आज दोनों के कलेजे एक साथ धड़क उठे। पता नहीं अम्मा करधनी किसे देंगी। मीना सोच रही थी, मैं तो अम्मा की इकलौती बिटिया हूँ, करधनी तो मुझे ही मिलेगी। और अमला सोच रही थी, कितने अरमानों की बहू हूँ मैं, करधनी हो ना हो मेरे हिस्से में ही आएगी। अम्मा की ख्याली हड़िया में उधर उबाल पर उबाल आ रहे थे। सब गहना मन ही मन बांट चुकी थी, पर दोनों की तृष्णा के प्राण उनकी करधनी में ही अटके थे। वे जान गई थी, बेटी तो पराया धन है, कल परसों ब्याह होगा तो पराई हो जाएगी और जिंदगी काटनी तो बहू के साथ थी। फिर करधनी भी साधारण नहीं थी। एक चिररूढ़ जड़िया को मीना के नाना ने उसका खोया पौरुष लौटा दिया था। अपनी मूक कृतज्ञता को उसी अनूठी करधनी की कारीगरी में उसने अमर कर दिया था। कैसी लपलपाती जीभ थी नागिन की। आंखों में जगमगाती 2 हीरो की कनियां जड़ी थी। उस चमत्कारी करधनी का एक और आकर्षण था, एक पेज घुमाते ही वो अपनी केचुली छोड़ देती, जो क्षण भर में सिमटकर बाईं ओर चाबी का गुच्छा बनकर लटक जाती थी। अम्मा कहा करती थी, जब करधनी बनकर आई तो उसे देखने लाट साहब की मेम साहब भी आई थी। वही करधनी आज किस भाग्यशालिनी को मिलेगी। ने एक एक कर गहनों की 2 ढेरियां बना दी। टोक, बेसर, चंद्रहार अमला का, कंकड़ झूमर सतलड़ी मीना की, राजस्थानी बोरला अटर मटर आया अमला की ढेरी में, कुंदन की चंपाकली, उड़ीसा की कटकी, सोने की कंघी मीना को। दोनों ढेरियां ऐसी न्यायपूर्ण सूझबूझ का प्रतीक थीं कि किसी में भी घटबढ़ का प्रश्न ही नहीं उठता। अकेली बची करधनी। मीना अचानक मचल गई। अम्मा, चाहे हमारी ढेरी से 1-2 गहने भाभी को दे दो, पर हमें तो करधनी ही चाहिए। उसने करधनी सचमुच उठा ली। सास ने बहू की गंभीर मुखमुद्रा देखी तो बड़े चतुर्थ से बिगड़ती स्थिति संभाल ली। अच्छा, देखा जाएगा। अभी तो तू ना दोनों पोटलियां बक्से में डाल दे और करधनी रख दे अलग। क्यों, है ना बहू? पर अम्मा की पुर्जी के पहले ही नियत की पुर्जी पड़ गई। मीना की विवाह की तिथि निश्चित हुई तो गहने झलवाने सुनार बुलवाया गया। दोनों पोटलियों के गहने ज्यों के ज्यों धरे थे। अकेली करधनी ही नहीं थी। अम्मा तो पागल सी हो गई। एक तो शुभकार, उसके पहले सोने का खोना, महा अपशगुन, उस पर उनका सबसे प्रिय आभूषण। अम्मा ऐसे फूट फूट कर रोईं जैसे कि बाबूजी की मृत्यु पर भी नहीं रोई थी। पर ये कैसे हो गया? चाबी तो निरंतर उन्हीं के पास रहती है। कभी कभी बहू मांग लेती और कभी बिटिया। शीशम का वो बक्सा उन्हीं के कमरे में धरा रहता था। वे दिन रात उसी कोठरी में खजाने पर बैठे सर्प की भांति कुंडली मारे बैठी रहती थी। भूली अम्मा भागती भागती भृगु संहिता के पंडित जी के पास गई। खोई वस्तु का चोर घर पर ही है, पर 20 साल बाद मिलेगा।
पंडित जी ने कहा। भाड़ में जाए करधनी। मीना के आंसू टपकने लगे। 20 वर्ष तक क्या उसकी कमर ऐसी ही लचीली बनी रहेगी? क्या करेगी करधनी जब कमर ही नहीं रहेगी? फिर बेचारी रिक्त कमर लेकर ससुराल चली गई। ससुर फ्रांस में इत्र के प्रसिद्ध व्यवसायी थे। पति के साथ मीना ने स्वदेश त्याग दिया। धीरे धीरे वो माँ, भाई, भाभी सबको भूल गई, पर करधनी को भूल नहीं सकी। इतना वो खूब समझती थी कि चतुरा नटनी सी भाभी की फुर्तीली उंगलियों ने ही भोली अम्मा की चाबी पार करके करधनी गायब की थी। आज पूरे 20 वर्ष बाद वो भाई का पत्र पाकर देश लौटी थी। अम्मा अब रही नहीं, मायका मायका नहीं था। भैया को देखा तो रही सही शत्रुता ही भूल गई। मूछें रख ली थी, कनपटी के बाल सफ़ेद हो गए थे और क्षण भर को तो लगा कि जैसे बाबूजी हंस रहे हैं खड़े खड़े। और मौसी, कितना बुढ़ा गई है मौसी, सामने के तो 2 दांत ही टूट गए। से अम्मा की पोपली हंसी का नक्शा फिर से उतार कर विधाता ने मौसी के चेहरे पे रख दिया है। वो तो आंसू ही नहीं रोक पाई। क्योरी मुनिया, दामाद को नहीं लाई? मौसी ने पोपली जवान से पूछा। अरे मौसी, उन्हें क्या अपने कारोबार से फुर्सत रहती है? उसने बड़े गर्व से कहा और भाभी की ओर बाहें फैला दी। उसकी तन्वी भाभी बेहद फूल सी गई थी। करधनी धरी भी होगी तो इस विराट कमर के घेरे में कहाँ आएगी? के मन में बहुत संतोष हो रहा था। उसकी कमर अभी भी विदेह कौमार्य अवस्था का 21 इंची घेरा निभा रही थी। तुम तो मीना वैसी की वैसी ही धरी हो। भाभी का कंठ स्वर भी शरीर के साथ साथ माशल हो उठा था। भतीजी कहाँ है मेरी? मीना ने बड़े लाड से पूछा और भाभी ने एक सांवली सी लड़की को उसकी ओर ठेल दिया। मीना ने भतीजी का माथा चूमकर कहा, मेरी दिव्या से 1.25 महीने बड़ी है तू, उसे क्यों नहीं लाई बुआ? भतीजी ने पूछा। उसे अपनी दुकान सौंप आई हूँ रानी, एक दिन भी बंद रहती है तो लाखों का नुकसान हो जाता है। क्रिसमस आ रहा है ना। बुआ ने दर्पपूर्ण उक्ति से महिला वृंद को घायल किया और धम्म से कुर्सी पर जाकर बैठ गई। मीना की दुकान भारती वास्तव में फ्रांसीसी सुंदरियों के लिए एक बड़ा आकर्षण थी। भारतीय गहने, साड़ियाँ, आलता, नकली चोटियाँ, झूमर, यहाँ तक कि मांग भरने का सिंदूर, बिछुए का जोड़ा, सभी कुछ तो मिल जाता था वहाँ। कभी फ्रांस में इक्के दुक्के भारतीय विवाह के लगन खुलते ही मीना की दुकान में सुहाग पिटारी जुटाने के लिए आ जाते थे। काश अम्मा की करधनी होती तो वहाँ टिकट लगाकर प्रदर्शनी लगा देती, माला माल हो जाती। ऐसी व्यावसायिक खटकेबाजी से उसकी कल्पना बेजोड़ थी। कुल जमा 3 दिन के लिए आई हूँ भाभी। इधर तुम्हारी रानी विदा हुई और मैं उड़ी फ्रांस को। अपने तीक्ष्ण रंगे नखों को उसने चिड़िया के उड़ जाने की मुद्रा में चमकाकर भतीजी को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया। जयमाल का समय हुआ तो अतिथियों की दृष्टि सलोनी दुल्हन के चेहरे पे टिकने की बजाय बुआ की सांवली गर्दन पर जम गई। मीना एक अद्वितीय हीरे का हार पहने द्वार पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। फुसफुसाहट तीव्र हो गई। कैसे जगमगा रहा है, असली हीरे का है। चल हट, विदेशी नकली हार भी ऐसे ही जगमगाते हैं। पिछले साल मेरा छोटा भाई लाया था विदेश से। नहीं नहीं, फ्रांस में इनके ससुर का लाखों का व्यापार है, इनकी भी तो दुकान है। क्या बेचती हैं ये वहाँ? ही सारी ईर्षालु स्त्रियों का अशिष्ट स्वर उसके कानों में सरक रहा था। पर उस जगमगाती बुलंद इमारत के सामने छोटे मोटे आभूषण पहने भड़कीली नारियों की आभा सहसा तुच्छ हो उठी, जैसे झोपड़ियों पर धरे दिए टिमटिमा रहे हों। क्योरी मुनिया, हार तो असली लागे है, 8-10 हजार का तो होगा ही, मौसी ने हंसते हुए कहा। 80 हजार का है मौसी, मीना ने कुछ ऊंचे ही स्वर में कहा। अपने दामी आभूषण का मूल बताने में क्या कभी कोई नारी चूकती है? फिर तो दूल्हे को देख ही कौन रहा था। आंखों ही आंखों में हार की आलोचना चल रही थी। कहा था ना 80 हजार का है। सूरत तो 125 की भी नहीं, पर एक एक करके झोपड़ियों के टिमटिमाते दिए बुझ गए। बुलंद इमारत जगमगाती रही। दूसरे दिन बारात विदा हो गई और अतिथियों के बिस्तर बनने लगे। एक तो लड़की की विवाह की रौनक विद्युत छटा सी क्षणभर में लुप्त हो जाती है
पर गृह स्वामिनी भी अतिथियों को रोकने के मूड में नहीं थी। मीना ने भी भाभी के तुच्छ स्वभाव को परख लिया। उसने जाने का प्रसंग उठाया। अमला ने औपचारिक स्नेह की सामान्य दलीलें दी और फिर मान गई। बाजार से तुम्हारे लिए मेवे और ताजी मिठाई लेती आऊं, कहकर वो झोला लेकर चली गई। तो मीना विवाह के शोर शराबे के बाद घर में अकेली रह गई। जाने से पहले मायके की ममता और घनेरी हो गई थी। घूम घाम कर वो अम्मा के बच्चे कुचे सामान को देखती और यादों में खो जाती। बाबूजी की आराम कुर्सी, अम्मा का पीढ़ा, उसका बोर्डिंग का सहचर काला स्टील का बक्सा, सहसा वो ठिठक गई। शीशम का वो बक्सा, अबेद ताले को बिना खोले ही किसी कुशल हुड़िनी ने करधनी गायब कर दी। बड़े लाड़ से उसने ताले को हाथ में लिया। न जाने किस ममता के अदृश्य स्पर्श से ताला खट से खुल गया। शायद बाजार जाने की हड़बड़ी में भाभी ठीक से बंद करना भूल गई थी। देखूं भाभी इसमें क्या रखती है। मीना ने दोनों हाथों से भारी ढक्कन उठाया। किनारी गोटा, टूटे प्लग और अम्मा की फुलवारी दुपट्टा कैसी प्यारी प्यारी कस्तूरी सी महक रही थी, ठीक अम्मा की देह परमल सी परिचित। बड़े लाड़ से भावुकता के आवेश में उसने दुपट्टे को गले लगाने के लिए उठाया तो एक भारी सी पोटली उसके ऊपर आकर गिर गई। उसका कलेजा उछलकर बाहर आ गया। वही चमक दमक, वे ही चमकती आंखें, अनुभवी हाथों के अनुभूत स्पर्श ने पेच घुमाया। क्षण भर में सरपणी की केचुल चाबी का गुच्छा बनकर लटक गई। कुछ देर तक वो सोचती रही, फिर एक तड़प से करधनी लेकर उठ गई। काट का बक्सा फिर ज्यों का त्यों ताला लटकाए निर्जीव बन गया। भाभी लौटी तो मीना अपनी साड़ियाँ तय कर रही थी। भोले चेहरे पर एक सिकन भी तो नहीं उभरी थी। हाय मीना, तुमने अभी से अपना सामान बांध लिया? अमला ने पूछा और हाथ का बैग जमीन पर पटक ननद के गले में बाहें डाल धम्म से बैठ गई। हाय मत जाओ मीना, इतने सालों बाद लौटी हो, वो रुआसे स्वर में बोली। मन ही मन वो जानती थी कि ननद का एयर पैसेज भी बुक हो चुका है और वो रुक नहीं सकती। इसी से दुलार भरा बनावटी आग्रह कर रही थी। मैं जानती हूँ, उसने रुमाल से आंखें पोंछी। तुम अभी भी हमसे रूठी हो ना, उस सड़बिल्ली करधनी का सत्यानाश हो जिसने हमें चीर कर धर दिया। तुम्हारे भैया की कसम खाकर कहती हूँ मीना, मैंने उस हरामखोर महाराजिन को रात के 2 बजे अम्मा के कमरे से निकलते देखा था। हाँ, अपनी आंखों से। सच भाभी? मीना को बड़ा आनंद आ रहा था। सांप का पैर आखिर सांप ही पहचानता है। फिर तुमने पकड़ा क्यों नहीं उस बज्जात को? हाय मेरा कलेजा तो तुम जानती हो, एकदम पिद्दी सा है। सोचा एक तो अम्मा के गौने में महाराजिन आई थी, उतना मानती थी अम्मा को, कहीं करधनी नहीं निकली। तब भाभी के चेहरे पर ऐसा बचपना खेलने लगा जैसे दूध के दांत अभी टूटे भी नहीं। हाय रे मेरी पिद्दी। मीना ने बड़े लाड़ से भाभी को अपनी बाहों में कस लिया। अब खबरदार जो उस करधनी का नाम लिया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, सामान बांध लूं, फिर रात में खूब आराम से बात करेंगे। करधनी सबसे नीचे धरी फ्रेंच सिफॉन की साड़ी के नीचे हीरो के हार के साथ कुंडली मारे पड़ी थी। उस रात को 12 बजे तक ननंद भाभी बतियाती रही। हार सहेज कर रख लिया ना मीना, कहीं बटुए में ही धरकर तो नहीं भूल गई? बड़ी लापरवाह हो तुम, भाभी ने पूछा तो मीना अंधेरे मुंह फेर कर मुस्कुरा रही थी। हाँ भाभी, वह तो मैंने कल ही सूटकेस में बंद कर लिया था। मैं तो आज तुम्हारे साथ ही सोऊंगी, पता नहीं कब मिलना हो। वो कूदकर मीना के साथ लिपट गई। सुबह उठी तो भाभी उठकर उसके साथ धरी जाने वाली पकवानों की टोकरी सजा रही थी। भाई भाभी दोनों उसके साथ स्टेशन पे आए, पर तीनों ऐसे ठीक समय पर पहुंचे कि सामान लगते ही गार्ड ने झंडी दिखा दी। बड़ी हड़बड़ी से मीना द्वार पकड़कर ही खड़ी रह गई। अपने वातानुकूलित डिब्बे में वो अकेली थी। दामी चीज लेकर सफर कर रही हो मीना, सूटकेस को सिराने रख लेना। भाभी उसके पास आकर फुसफुसाई तो मीना का चित्त पश्चाताप से खिन्न हो गया। कितनी नीच थी वो। 20 वर्ष पहले भाभी ने उसकी गर्दन पर छुरी फेरी थी। आज वो किसी जघन्य अपराध को दोहरा रही है। अब तो उसके जी में आया कि वो करधनी निकालकर भैया भाभी के चरणों में धरकर लौट जाए और अपराध स्वीकार कर ले। विदा की बेला पुनः अम्लान हो उठी, पर गाड़ी स्टेशन छोड़ रही थी। भी भावुकता का समय नहीं था। अब भाई और भाभी की आंखें गीली हो गईं। अमला बुरी तरह नाक से कोड़ती सिसक रही थी। मीना भी अब अपने को रोक नहीं सकी और बच्चों की भांति सुबह उठी।
1 घंटे बाद तूफान धड़धड़ाती पटरियों का कलेचा रौंदती चली गई और मीना दोनों हाथ से माथा पकड़े शून्य दृष्टि से अपने चारों ओर बिखरे साड़ियों के अंबार को अविश्वास के साथ देख रही थी। एक एक करके साड़ियों को झटक रही थी। यही क्रम पिछले 1 घंटे से 20 बार दोहरा चुकी थी। नहीं, कहीं नहीं थी। आखिर सोई तो थी नहीं। रात भर भाभी उसे गलबहियों में घेर कर सोई थी। चाबी का गुच्छा पार करने में उन अद्वितीय उंगलियों ने फिर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर दिया। करधनी तो गई, साथ ही उसके हीरो का हार भी गया। अब तो वो अतुल को क्या मुंह दिखाएगी। जल्दी जल्दी में बीमा भी तो नहीं करा पाई थी, फिर मायके में गहने चोरी हो गई। ये बहुत लज्जा की बात है। अब क्या करे? क्या फिर मायके लौट जाए? क्या कहेगी भाभी से? यही ना कि भाभी तुमने मेरे हीरे का हार चुरा लिया। पर भाभी तो पलटकर जीवा का घातक प्रहार सिद्ध कर सकती हैं। मीना, तुम क्या मेरी गर्दनी चुरा कर नहीं भागी? उसके हीरे का हार केवल लोलक ही बेचने पर भाभी के पूरे खानदान की बेटियां ब्याही जा सकती थी। हाय, कितने छोटे अपराध की इतनी बड़ी सजा दे गई भाभी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है और ऐसी ही कहानियों का आनंद लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।